नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। 5 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक प्राइवेट कंपनी ने 2,500 करोड़ का मिसाइल प्लांट शुरू किया। दावा यह है कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मिसाइल इकोसिस्टम। सिर्फ 7 दिन बाद 12 जुलाई को हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट लीक हुई। रक्षा मंत्रालय जल्द एक RFP जारी करेगा जिसमें एस्ट्रा मार्क 2 भारत की सबसे एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल प्राइवेट कंपनियों से बनाई जाएगी। सवाल यह नहीं है कि मिसाइल कौन बनाएगा, सवाल यह है कि जो कंपनी 56 साल से भारत की हर स्ट्रेटेजिक मिसाइल बनाती आई है उसे अचानक नाकाफी क्यों बताया जा रहा है, ठीक उसी हफ्ते जब एक प्राइवेट घराना अपना प्लांट लगा रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री का आधिकारिक तर्क है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL आर्म्ड फोर्सेस की बढ़ती डिमांड और फ्रेंडली देशों को होने वाले एक्सपोर्ट्स को संभाल नहीं पा रही। इंडोनेशिया ने एस्ट्रा मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और जिन कंपनियों को इस रेस में बुलाया जा रहा है उनके नाम है ICOMM, अडानी, टाटा ग्रुप, भारत फोर्ज। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक बिजनेस डील है तो जरा रुकिए, क्योंकि जिस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं वो कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है। ये वो हथियार है जो चीन की PL-15E मिसाइल को काउंटर करता है और जो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले चीन ने दी थी। ये तेजस Su-30 राफेल मरीन जैसे लड़ाकू विमानों में लगेगी। यह आपकी संप्रभुता का हथियार है और अब ये तय हो रहा है कि इसे कौन बनाएगा, कहां बनाएगा और किसकी बैलेंस शीट में इसका मुनाफा जाएगा। अगले 12 मिनट में हम 3 चीजें डिकोड करेंगे। पहला, BDL का असली नंबर क्या कहता है और फेलियर की कहानी कितनी सच है। दूसरा, जब इजराइल और अमेरिका ने अपने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट हाथों में सौंपा तो उसका नतीजा क्या निकला और क्या भारत उसी रास्ते पर है। और तीसरा, ईरान होर्मुज युद्ध का इस पूरी टाइमलाइन से क्या कनेक्शन है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। हर आंकड़ा, हर तारीख, हर कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक डोमेन में है, बस किसी ने इसे जोड़कर नहीं देखा या लोगों ने देखने की जहमत नहीं उठाई। कहानी 1970 से शुरू होती है। हैदराबाद में स्थापित BDL भारत की इकलौती कंपनी बनी सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टॉर्पीडो की इकलौती कंपनी। 2000 में कंपनी एक्ट में बदलाव के बाद इसका ढांचा बदला, लेकिन इसका दर्जा वही रहा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं की इकलौती सप्लायर, वो भी SAM और ATGM जैसी कैटेगरी में। 2016 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद रक्षा मंत्रालय ने खुद संसद में यह कहा कि एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी DRDO से BDL को ट्रांसफर की गई है और यह प्रोजेक्ट अगले कम से कम 25 सालों तक MSME इकोसिस्टम के लिए मौके बनाएगा। यानी सरकार का अपना वादा था BDL को दशकों तक इस टेक्नोलॉजी का सेंटर बनाए रखने का। 2022 में BDL को 2,971 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। एस्ट्रा मार्क 1 के लिए स्टॉक एक ही दिन में 7% उछल गया। ऑर्डर बुक उस वक्त 10,170 करोड़ थी। कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल 94% तक बढ़ा था। अब फास्ट फॉरवर्ड करें, 2026 में आए, कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, लेकिन एक आंकड़ा चुभने वाला है। पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ सिर्फ 4.99% रही और रिटर्न ऑन इक्विटी महज 13.9%। यहीं से सीन वर्सेस अनसीन वाला फ्रेमवर्क लागू होता है। जो दिखाया जा रहा है वो है बढ़ता हुआ ऑर्डर बुक, यानी डिमांड इतनी है कि एक कंपनी संभाल नहीं पा रही। जो नहीं दिखाया जा रहा वो ये है, क्या ये सुस्त ग्रोथ रेट किसी स्ट्रक्चरल कैपेसिटी क्राइसिस की वजह से है या ये जानबूझकर धीमी रखी गई ताकि BDL फेल हो रहा है, इसका नैरेटिव सही ठहराया जा सके। यह आपसे भी सवाल है, आप जवाब दे सकते हैं। और ठीक इसी हफ्ते 9 जुलाई 2026 को BDL में लीडरशिप बदलाव भी हुआ। शैलेश बागेरवाल ने नए CMD का चार्ज संभाला और सरकार की तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर U राजा बाबू का कार्यकाल सुपर एन्यूएशन की वजह से खत्म हुआ। यह महज रूटीन ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन टाइमिंग पर आप जरा गौर कीजिए। ठीक उसी हफ्ते जब प्राइवेटाइजेशन की RFP की खबर आई, BDL के टॉप लीडरशिप में फेरबदल हो गया। ये कोई इल्जाम नहीं है, एक पैटर्न है। अब समझिए कि फेलियर असल में कहां से मैन्युफैक्चर हो रहा है। जब सरकार कहती है कि BDL डिमांड नहीं संभाल पा रही, तो सवाल यह है कि क्या BDL को कभी वो कैपेसिटी बनाने का मौका दिया गया। 2024 में अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने कानपुर में 3,000 करोड़ की 2 मेगा फैसिलिटीज खोली, 500 एकड़ में फैली, सालाना 15 करोड़ राउंड्स एम्यूनेशन बनाने की क्षमता के साथ। यानी भारत की
कुल जरूरत का लगभग 1/4। फिर 5 जुलाई 2026 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में 2500 करोड़ का नया प्लांट, जिसे कंपनी खुद साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मिसाइल इकोसिस्टम बता रही है। अब जरा इन सारी चीजों को जोड़कर देखिए। अडानी का कुल डिफेंस निवेश अब करीब करीब 7,000 करोड़ के पार जा चुका है और कंपनी 75 से ज्यादा भारतीय सप्लायर्स के साथ काम कर रही है। कंपनी NGARN, रुद्रम सेकंड, NASM-SR, LRGB, गौरव जैसी DRDO डिजाइन मिसाइलों को ट्रायल से मास प्रोडक्शन तक ले जाने की तैयारी में। दूसरी तरफ भारत फोर्ज, जिसे इसी RFP में शामिल होने का न्योता है, दिसंबर 25 में ही मंत्रालय ने कार्बाइन और टारपीडो के लिए 4,666 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। यहां सिस्टमिक लीकेज वाला एंगल आप समझिए। जब एक सरकारी कंपनी को सिर्फ इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स मिलते रहें, कभी 1,347 करोड़ का HAL से हेलिना लॉन्चर ऑर्डर, कभी 2,971 करोड़ का एस्ट्रा मार्क 1, लेकिन कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए बड़ा कैपिटल इन्फ्यूजन ना मिले तो फेल होना लगभग तय है। और जब वही कंपनी फेल दिखे तो प्राइवेट कैपिटल के लिए दरवाजा खोलना नेचुरल सॉल्यूशन जैसा दिखता है। सवाल ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर सक्षम है या नहीं। भारत फोर्ज और अडानी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि वो सक्षम है। असली सवाल यह है कि क्या एक सरकारी संस्था को जानबूझकर कमजोर रखा गया ताकि उसके बदले प्राइवेट सिंडिकेट को स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी का कंट्रोल मिल सके बिना किसी पारदर्शी बहस के। अब भारत से बाहर निकलिए और देखिए वो रास्ता जिस पर दुनिया के 2 सबसे बड़े डिफेंस सिस्टम पहले से चल चुके हैं, अमेरिका और इजराइल। अब ये बहुत दिलचस्प है। अमेरिका में 24 में अकेले डिफेंस इंडस्ट्री ने लॉबिंग पर $191 मिलियन खर्च किए। दर्जनों अमेरिकी सांसद खुद उन्हीं डिफेंस कंपनियों में स्टॉक होल्ड करते हैं जिन्हें वो ओवरसी करने के लिए जवाबदेह हैं। इसका नतीजा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स नीति निर्माताओं को यकीन दिलाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, कि देश हमेशा किसी न किसी हथियारों की रेस में फंसा है और हर बार बजट बढ़ता जाता है, चाहे असली जरूरत हो या ना हो। इजराइल की कहानी और भी ज्यादा सीधी है। 1985 के स्ट्रक्चरल स्टेबलाइजेशन प्लान के तहत इजराइल ने अपने डिफेंस सेक्टर का बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन किया, टेलीकॉम, एयरलाइन, बैंकिंग के साथ साथ। 2018 में सरकारी कंपनी इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्री को प्राइवेट कंपनी एल्बिट सिस्टम ने खरीद लिया, जो आज इजराइल की सबसे बड़ी हथियार कंपनी बन चुकी है। और इस पूरे ट्रांजिशन में इजराइल के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के कई पूर्व अधिकारियों को प्राइवेट आर्म्स कंपनियों में मैनेजमेंट रोल मिले। यानी वही लोग जो कभी पॉलिसी बनाते थे अब उस पॉलिसी से मुनाफा बना रहे हैं। क्या ये मॉडल भारत में चलना चाहिए? ये भी एक सवाल है। और क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? ये भी एक सवाल है। यही वो पैटर्न है जिसे इकोनॉमिस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां हथियार बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों का मुनाफा सीधे तौर पर इस बात पर डिपेंड करता है कि जंग, तनाव और खतरा बना रहे। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंग जरूरी है या नहीं, फर्क पड़ता है ऑर्डर बुक पर। अब सवाल यह है कि क्या भारत उसी दिशा में बढ़ रहा है? अभी के लिए जवाब हां भी और ना भी, और यही जटिलता समझना जरूरी है। भारत में अब तक टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक मिसाइल एक ही कंपनी, सरकारी कंपनी बनाती थी, इसलिए लॉबिंग करके जंग भड़काने वाला रिस्क कम था, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को प्रभावित नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही एस्ट्रा मार्क MK2 और संभावित रूप से प्रलय जैसी मिसाइलें कई प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स के हाथ में जाएंगी, जैसे अडानी, टाटा, महिंद्रा, भारत फोर्ज, ये कंपनियां अपने अपने बोर्ड रूम, अपनी अपनी लॉबिंग मशीनरी के साथ रक्षा नीति के दायरे में दाखिल हो जाएंगे। और लॉबिंग सिर्फ बजट के लिए नहीं होगी, बल्कि इस बात के लिए भी होगी कि खतरा कितना बड़ा दिखाया जाए ताकि ऑर्डर बढ़े रहे। मनी ट्रेल समझिए इस तरह। सरकार टैक्स पेयर के पैसे से डिफेंस बजट बनाती है। वो बजट अब धीरे धीरे प्राइवेट बैलेंस शीट में शिफ्ट हो रहा है और वो बैलेंस शीट स्टॉक मार्केट से जुड़ी है। यानी मुनाफा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स तक जाता है, न कि सीधे राष्ट्रीय क्षमता निर्माण में वापस निवेश होता है। अब दूसरा इसका जो पक्ष है, और इसे ईमानदारी से आप सुनिए, जो समर्थक हैं सरकार के इस काम के, वो दलील देते हैं। और पहला दलील कि BDL का मोनोपोली दशकों से सिंगल सप्लायर रिस्क बना हुआ है। अगर एक कंपनी एक पूरी नेशनल कैपेसिटी पर टिकी हो और वो कैपेसिटी क्राइसिस में एक ही झटका खाए तो पूरी सप्लाई चेन रुक सकती है। दूसरा ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सबक मिला वो साफ है, चीन पाकिस्तान को PL-15E जैसी एडवांस्ड मिसाइलें दे रहा है और भारत को स्टैंड ऑफ हथियारों का प्रोडक्शन तेज करना ही होगा। तीसरा एक और तर्क है कि प्राइवेट सेक्टर की क्षमता खुद डेटा साबित करता है। भारत फोर्ज का 1,14,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, अडानी की बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता,
ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। सरकार के हिमायती ये तर्क बार बार देते हैं, लेकिन जब इसे आप और गहराई से देखेंगे तो पहला गैप है कंपटीशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ मोनोपोली ग्रेड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। एक चीज नहीं है ये दोनों। बीडीएल का मोनोपोली तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि जो टेक्नोलॉजी 56 साल तक सिर्फ सरकारी नियंत्रण में रही, अब उसका आईपी, प्रोडक्शन डेटा और सप्लाई चेन नॉलेज कई प्राइवेट बैलेंस शीट्स में बट जाएगा, जिस पर सरकार का उतना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा जितना एक 100% सरकारी कंपनी पर होता है। दूसरा गैप पारदर्शिता का। जब बीडीएल को ऑर्डर मिलता है तो वो एक पीएसयू है, संसद के प्रति अकाउंटेबल, कैग ऑडिट के दायरे में। जब वही कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट ग्रुप को मिलता है तो पारदर्शिता का वो लेवल गायब हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन, सोर्सिंग डिटेल्स, कास्ट ब्रेकडाउन, ये सब कॉमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी के पीछे छिप सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा गैप, टाइमिंग का सवाल अनुत्तरित है। समर्थकों का तर्क क्षमता पर टिका है, लेकिन ये नहीं बताता कि आरएफपी लीक ठीक उसी हफ्ते क्यों हुई जब एक खास प्राइवेट ग्रुप का प्लांट लॉन्च हुआ। ये आरोप हैं, तथ्य नहीं, लेकिन एक ऐसा आरोप जिसका जवाब सिर्फ मंत्रालय की पूरी आरएफपी डॉक्यूमेंट पब्लिक करने से मिल सकता है, प्रेस रिलीज से नहीं मिल सकता। तो अब आपके पास पूरी तस्वीर है। एक कंपनी जो 56 साल तक भारत की सबसे संवेदनशील मिसाइल टेक्नोलॉजी की अकेली रखवाली करती रही। एक फेलियर नैरेटिव जो ठीक उसी हफ्ते सामने आया जब एक प्राइवेट ग्रुप का 2,500 करोड़ का मिसाइल प्लांट खुला। एक ग्लोबल पैटर्न, इजराइल ने अमेरिका तक, जहां डिफेंस प्राइवेटाइजेशन ने प्रॉफिट और पॉलिसी को इतना उलझा दिया, पता लगाना मुश्किल हो गया कि फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हो रहा है या फिर बैलेंस शीट के लिए। ये कोई फैसला गलत है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। सिस्टम खलनायक है, कोई कंपनी खलनायक है, या पार्टी कोई खलनायक है, सरकार खलनायक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी का कंट्रोल कुछ प्राइवेट हाथों में सिमटने लगे, बिना ट्रांसपेरेंट पार्लियामेंट्री बहस के, बिना पब्लिक आरएफपी डॉक्यूमेंट के, तो सवाल पूछना आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है। आप डिफेंस मिनिस्ट्री के डिफेंस प्रोक्योरमेंट पोर्टल का लिंक ओपन करिए, उस पर क्लिक करिए, गूगल पे आपको मिलेगा, जहां आपको आरएफपी पब्लिश होने के बाद पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। जब भी ये आरएफपी आधिकारिक तौर पर जारी हो, उसे ट्रैक कीजिए। अगर आपको लगता है ये जानकारी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा, तो इस रिपोर्ट को आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।